हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ने की कला पर। आज हम कंपनी विधि के यूनिट 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्लान ए में है। तो मैं आपको सिंपल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा, तो प्लीज़ आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिग्रहण के गठन, उसकी प्रक्रिया एवं शक्तियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिग्रहण क्या होती है? देखिए, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिग्रहण एक अर्ध न्यायिक निकाय है। ठीक है, यह अर्ध न्यायिक निकाय है जिसकी स्थापना कंपनियों के मध्य जो विवाद होते हैं, जो मामले होते हैं, उनको निपटाने के लिए की गई थी। ठीक है, 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब इसी गठन के बारे में देखते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 407 से 420 तक में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिग्रहण के बारे में बताया गया है। ठीक है, धारा 480, ठीक है, धारा 480 में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिग्रहण के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये धारा 480 आपको याद रखना है, धारा 480। ठीक है, गठन किसके द्वारा होता है? गठन इसका केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें एक सदस्य होता है। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष होता है और एक न्यायिक अध्यक्ष सदस्य होता है और तकनीकी सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें एक तो अध्यक्ष होता और एक न्यायिक सदस्य होंगे और एक तकनीकी सदस्य होंगे। ठीक है, इनकी योग्यता क्या होगी? योग्यता धारा 409 के अंतर्गत बताई गई है। ठीक है, अध्यक्ष कम से कम 5 वर्ष के लिए हाई कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है, ये उसकी योग्यता है। ठीक है, जो इसका जो अध्यक्ष होता है वो कम से कम हाई कोर्ट का 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो या हो। न्यायिक सदस्य कौन हो सकते हैं? जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो। ठीक है, कम से कम 5 वर्षों का उसको जिला न्यायाधीश का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, और वकालत का उसको 10 वर्षों का अनुभव हो। ठीक है, या तो उसको वकालत का 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, उसको न्यायिक सदस्य बना देंगे, या फिर वो जिला अधिकारी है उसको 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, उसको न्यायिक सदस्य बना देंगे, या फिर हाई कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए, उसको न्यायिक सदस्य बना सकते हैं। अब तकनीकी सदस्य कौन हो सकते हैं? तकनीकी मतलब क्या होता है? टेक्निक मतलब जो किसी फील्ड के अंदर महारत हासिल कर रखी हो। ठीक है, उनको बनाएंगे टेक्निकल मेंबर। भारतीय विधिक सेवा का एक्सपीरियंस 15 वर्षों का हो, मतलब जिस व्यक्ति को भारतीय विधिक सेवा के अंदर 15 वर्षों का अनुभव है उसको तकनीक सदस्य बनाया जा सकता है। ठीक है, जो चार्टेड अकाउंटेंट होता है उसको 15 वर्षों का एक्सपीरियंस होता है तो उसको तकनीक सदस्य बनाया जा सकता है। जिस व्यक्ति को अकाउंटेंट में 15 वर्षों का एक्सपीरियंस है उसको तकनीक सदस्य बनाया जा सकता है। जिस व्यक्ति को 15 वर्षों का कंपनी सचिव का एक्सपीरियंस है उसको तकनीक सदस्य बनाया जा सकता है। ठीक है, जो श्रम न्यायालय या राष्ट्रीय अधिकरण के अंदर पीठासीन अधिकारी हो और उसको 5 वर्ष का अनुभव हो तो उसको भी तकनीकी सदस्य बनाया जा सकता है। ठीक है, विशेष ज्ञान प्लस 15 वर्षों का एक्सपीरियंस जो व्यक्ति रखता है उसको भी तकनीकी सदस्य बनाया जा सकता है। जैसे औद्योगिक वित्त, जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस का नॉलेज रखता है और उसको 15 वर्षों का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो उसको तकनीकी सदस्य बनाया जा सकता है। जो इंडस्ट्रियल प्रबंधक एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है, उसको 15 वर्षों का अगर एक्सपीरियंस है तो वो तकनीकी सदस्य बनाया जा सकता है। औद्योगिक पुनर्निर्माण में जिसको 15 वर्षों का एक्सपीरियंस है उसको तकनीकी सदस्य बनाया जा सकता है। विनिर्माण जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, उत्पादन होता है, उसके अंदर किसी को 15 वर्षों का अनुभव है तो उसको तकनीकी सदस्य बनाया जा सकता है। और लास्ट में आता है लेखाकर्म, जिसको अकाउंट का पता होता है, अकाउंट का काम करते उसको 15 साल हो चुके हैं, 15 वर्षों उसके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो वो तकनीकी सदस्य बन सकता है।
ठीक है। अब इन नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए, इनकी नियुक्ति होती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सहन समिति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है। इनका कार्यकाल, इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष तक का रहता है। अध्यक्ष का कार्यकाल भी 5 वर्ष तक का रहता है, लेकिन जो उसकी आयु है वो 67 ईयर ओल्ड होने तक वह कार्य कर सकता है। लेकिन जो सदस्य होता है उसकी 65 ईयर ओल्ड तक ही वह काम कर सकता है, बाद में उसको रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है। जो जो इसकी जो न्यायपीठ होती है वह नई दिल्ली के अंदर है। धारा 419 में बताया गया है कि जो कंपनी विधि प्राधिकरण की जो न्यायपीठ है वो नई दिल्ली के अंदर है। अब पद ग्रहण कौन करता है? पद ग्रहण करने के लिए इनकी न्यूनतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए। जो 50 वर्ष जिसकी आयु कम है तो वो न तो इसका अध्यक्ष बन सकता है, न वह इसका न्यायिक सदस्य बन सकता है, न वह सदस्य बन सकता है। ठीक है। अब इनके कार्य देख लेते हैं। देखिए, अधिकरण कंपनी प्लस सदस्यों, ठीक है। जो अधिकरण होते हैं, मतलब जो एजेंसी होती है, जो अधिकरण होता है उसमें कंपनी और सदस्यों होते हैं, अंशधारकों, ऋण पत्र धारकों को, निवेशकों को व जनता के बीच में जो कपट होता है, जो धोखा होता है, जो दुराचरण होता है, जो विश्वास भंग होता है, जो संपत्ति का दुरुपयोग होता है, उन मामलों का न्याय निर्णय इस अधिकरण के द्वारा किया जा सकता है। अधिकरण में कौन कौन शामिल होते हैं? अधिकरण में कंपनी और उसके सदस्य शामिल होते हैं, अंशधारक शामिल होते हैं, जो ऋण पत्र धारक होते हैं वो शामिल होते हैं, जो निवेशक, जो इन्वेस्टर होते हैं, और जो पीपल होते हैं, जो जनता होती है, उनके बीच में जो कपट होता है, जो धोखा होता है, उसका निवारण इस अधिकरण के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब प्रक्रिया, प्रोसीजर क्या होता है कार्य करने का? ठीक है। धारा 424 के अंतर्गत बताया गया है इनकी प्रक्रिया। ठीक है। पहला ये कैसे करेंगे? नैसर्गिक न्यायिक सिद्धांतों का पालन करेंगे। जो ये अधिकरण है ये नैसर्गिक न्यायिक सिद्धांतों का पालन करेगी। ठीक है। जो CPC होती है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता होती है, 1908 की प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए ये बाधित नहीं है। ठीक है। प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगी। जो ये अधिकरण होती है, जो क्या प्रोसेस से काम करना है, यह उसको स्वयं निर्धारित करती है। ठीक है। प्रक्रिया का निर्धारण करते समय दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 के नियमों को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है। अब ये दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता अधिनियम 2016 क्या है? देखिए, 2016 में बैंकों के द्वारा, RBI के द्वारा जिन व्यक्तियों के ऊपर ऋण है या जो व्यक्ति ऋण नहीं चुका रहे हैं, जो अपनी किस्तों को नहीं टाइम पर जमा करा रहे हैं, तो उन सभी के पैसे बैंकों में अटके हुए थे। ठीक है। तो इसलिए RBI ने उन सभी से अपने पैसे वसूल करने के लिए, बैंकों को अपने कस्टमर से पैसे वसूल करने के लिए एक अधिनियम बनाया। ठीक है। दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 बनाया। इसके अंदर ये सभी प्रावधान दे रखे हैं कि लेनदारों से पैसे किस प्रक्रिया के तहत, और उनको सज़ा कितनी होगी, और उनको दंड कितना मिलेगा, ये सभी इसी अधिनियम में बताया गया है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। शक्तियाँ, देखिए अब इसकी शक्तियाँ आती है धारा 424 के अंतर्गत। ठीक है। जो ये धाराएं हैं, देखो ये तो आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है। और आप इसको एक बार लिखोगे ना कॉपी में, तो ये सब आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है। अब इसकी शक्तियाँ क्या क्या शक्तियाँ हैं इस अधिकरण की? देखिए, समन जारी करना तथा शपथ पर परीक्षण लेना। ठीक है। जो सिविल न्यायालय की जो प्रक्रिया है, जो सिविल न्यायालय की जो शक्तियाँ होती है, वो शक्तियाँ इनको प्राप्त है। ठीक है। जो प्रोसीजर सिविल न्यायालय में होता है वही प्रोसीजर को ये फॉलो करते हैं। ठीक है। पहले तो क्या उसका समन जारी करेंगे, फिर वो आएगा, फिर उसके शपथ पर उसका परीक्षण करेंगे। दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण एवं प्रकटीकरण करेंगे। दस्तावेज को वह प्रस्तुत करेगा जो आने वाला है। ठीक है। उनको दस्तावेजों को प्रकट करेंगे। ठीक है। शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करेंगे। उसका जो शपथ पत्र होता है उस पर उसका साक्ष्य प्राप्त करेंगे। ठीक है। लोक अभिलेख मंगवाना कार्यालय से।
ठीक है। लोक अभिलेख क्या होता है? जो सरकार के अंदर जो अभिलेखागार में जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड होता है उस रिकॉर्ड को कार्यालय से मंगवा सकते हैं। ठीक है। साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना। ठीक है। जो साक्ष्य या जो गवाह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता है या फिर जो दस्तावेज वह न्यायालय में उपस्थित नहीं कर सकता है, उन सभी को गवाहों और उस दस्तावेजों के लिए जो अभिकरण है, जो अधिकरण है, वह कमीशन जारी कर सकता है। व्यतिक्रम के कारण अभ्यावेदन खारिज करना। ठीक है। अभ्यावेदन को खारिज कर सकती है। एक पक्षीय आदेश को अपास्त कर सकता है। ठीक है। जो एक पक्षीय कार्रवाई की जाती है, जो एक्स पार्टी कार्रवाई की जाती है, उसको सेट असाइड कर सकती है। ठीक है। अब ये ऑर्डर क्या करेगी? अब ये आदेश क्या देगी? ठीक है। आदेश धारा 420 के अनुसार दोनों पक्षों को सुनकर आदेश पारित करेगा। ठीक है। मतलब दोनों पक्षों को सुनकर फिर बाद में अपना आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे। ठीक है। नोट क्या है? देखिए, नोट है अधिकरण 2 वर्ष के भीतर अपने आदेश में त्रुटियों को ठीक कर सकेगा। ठीक है। जो अधिकरण है उसने जो आदेश पारित किया है और उस आदेश में कोई त्रुटि उनको दिखाई देती है, कोई त्रुटि प्रतीत हो रही है, तो वह उस आदेश को 2 वर्षों के भीतर अपने आदेश की त्रुटि को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। अब जो ये अधिकरण के जो न्यायिक सदस्य हैं, जो तकनीकी सदस्य हैं, जो अध्यक्ष है, इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है, ये बताया गया धारा 417 के अनुसार। ठीक है। देखो, दिवालिया न्यायान्वित हो जाने पर यदि अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या सदस्य अगर दिवालिया घोषित हो जाते हैं, न्यायान्वित हो जाने पर उनको पद से हटाया जा सकता है। नैतिक अधमता मामलों में दोष सिद्ध होने पर। ठीक है। जो नैतिकता के जो मामले होते हैं, अगर उनमें उनको दोष सिद्ध कर दिया गया है तो उनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम होना। ठीक है। अगर वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कार्य करने में असक्षम है तो उनको पद से हटाया जा सकता है। पद का दुरुपयोग करना। अगर वो अपनी पोजीशन का, अपने पद का गलत प्रयोग कर रहे हैं या फिर गलत काम कर रहे हैं तो उनको अपने पद से दुरुपयोग करने के आरोप में पद से बर्खास्त किया जा सकता है। कर्तव्य निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हित अर्जित कर लिए जाने पर उसको पद से हटाया जा सकता है। नोट, हटाए जाने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। ठीक है। सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात ही अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है धारा 417 के अनुसार। ठीक है। मैंने आपको ये 32 नंबर क्वेश्चन करवा दिया है। अब इसका ही इसी से ही सिमिलर है, इसी का प्रकार का सेम टू सेम क्वेश्चन है जो नेक्स्ट अपन लेके आए हैं। ये 33 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप 32 को पढ़ लोगे तो आप 33 आसानी से कर दोगे, या फिर 33 में भी आप वही लिख के आ जाओगे तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। अब देखते हैं इसको। देखिए, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील के लिए कंपनी अधिनियम 2013 में एक राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। जो 32 नंबर के अंदर जो अध्यक्ष आदेश पारित करता है उस आदेश के विरुद्ध पार्टी अपील अधिकरण के अंदर जा सकती है। तो ये बोला गया है कि जो अपील अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील कंपनी अधिनियम 2013 में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण की व्यवस्था की गई है। ठीक है। यहाँ पर आकर पार्टियाँ अपनी अपील कर सकती है उस आदेश के विरुद्ध। इसका गठन कैसे करते हैं? अधिनियम की धारा 410 में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है। गठन कितना, कौन सी धारा है? 410। ठीक है। इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें एक देखो, अध्यक्ष होता है, ठीक है, न्यायिक सदस्य होता है और एक होता है तकनीकी सदस्य। ठीक है। जो अध्यक्ष होगा, जो न्यायिक सदस्य होगा, जो तकनीकी सदस्य होते हैं, ठीक है, इनकी संख्या 11 तक हो सकती है। ठीक है। 11 तक हो सकती है। अब इनकी योग्यताएं क्या है? योग्यताएं धारा 411 में दे रखी है। ठीक है। क्या क्या योग्यताएं इनकी? देखिए, अपील अधिकरण का जो अध्यक्ष है वह उच्चतम न्यायालय का, देखो सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या फिर किसी उच्च न्यायालय का, देखो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो या रह चुका हो, ठीक है, वो इसका अध्यक्ष बन सकता है 411 के अनुसार। ठीक है। न्यायिक सदस्य कौन हो सकते हैं? देखिए, न्यायिक सदस्य कौन हो सकते हैं?
किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो, मतलब हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है वह इसका न्यायिक सदस्य बन सकता है। दूसरा, 5 वर्षों तक अधिकरण का न्यायिक सदस्य रह चुका हो। ठीक है, 5 वर्षों तक जो न्यायिक अधिकरण है उसका सदस्य रह चुका हो, ठीक है, वह इसका न्यायिक सदस्य बन सकता है। अब तकनीकी सदस्य कौन बन सकता है? देखिए, तकनीकी सदस्य परिसिद्ध योग्यता, मतलब जो इसको विशेषता है, योग्यता है, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति बन सकता है। ठीक है, जो ईमानदार है, जो सत्यनिष्ठ है, जो अपने काम में माहिर है, कुशल है, वह तकनीकी सदस्य बन सकता है। और कुशलता किस में चाहिए? औद्योगिक वित्त में चाहिए, फाइनेंस में चाहिए, पुनर्निर्माण में चाहिए, प्रबंधन में चाहिए, ठीक है, विनिधान में चाहिए, लेखाकर्म में चाहिए, और इन सभी में इनको कम से कम 15 वर्षों का वृत्तिक अनुभव होना चाहिए। ठीक है, इस जो भी फील्ड बता रखे हैं, औद्योगिक वित्त, औद्योगिक पुनर्निर्माण, औद्योगिक प्रबंधन, विनिधान, लेखाकर्म, इनमें इनको विशेष ज्ञान होना चाहिए और कम से कम 15 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। वही लोग इसमें तकनीकी सदस्य बन सकते हैं। अब इनकी नियुक्ति कैसे होगी? ठीक है, इनकी नियुक्ति अपील अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर की जाएगी। ठीक है, वही बात आ गई, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर भी यही बात थी। तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। ठीक है, ये हो गई नियुक्ति। अब आते हैं पदावधि। धारा 413 के अनुसार अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सभापति की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाएगी। ठीक है, अध्यक्ष सभापति की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाएगी, लेकिन वह 70 वर्ष की आयु के पश्चात पद धारण नहीं कर सकता। अध्यक्ष का जो पद है वो 5 वर्ष के लिए उसकी पोस्टिंग की जाएगी, लेकिन उसकी जो आयु है वो 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक, 70 वर्ष की आयु तक वह कार्य कर सकता है। जो सदस्य होते हैं, सदस्य की पद स्थापना भी 5 वर्ष के लिए की जाएगी, लेकिन जो उनकी आयु है वो 67 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो सदस्य होते हैं उनका पद ग्रहण करने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 50 वर्ष। ठीक है, तथा वे पुनर्नियुक्त के पात्र भी होंगे। ठीक है, वो रिटायरमेंट होने के बाद अगर उनकी आयु 70 साल या 67 ईयर से ज़्यादा नहीं हुई है तो वो दोबारा पद स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है, अब आता है त्यागपत्र। अब वो त्यागपत्र किसको देंगे? अध्यक्ष या सदस्य अपने हस्तलेख में, ठीक है, अपने हस्तलेख में केंद्र सरकार को संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं, धारा 416 के अंतर्गत। ठीक है, जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, और जो सदस्य होते हैं वो अपने हस्तलेख में एक एप्लीकेशन लिख के और केंद्र सरकार को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अब पद से हटाया कैसे जाएगा? जो उसमें दे रखा था वही बातें चल रही है सेम, बट सेम इक्वल क्वेश्चन है दोनों के दोनों। ठीक है, बस आप बढ़ने रहिए वीडियो में। ठीक है, नैसर्गिक न्यायिक सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगा। ठीक है, उस सिविल प्रक्रिया से 1960 में। ठीक है, अब ये बताया गया है कि भाई जो ये काम नहीं करेगा ना उसको पद से हटा दिया जाएगा। पहला तो नैसर्गिक न्यायिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 विधि प्रक्रिया लागू इन पर नहीं होगी और उसका अनुसरण करने के लिए बाध्य भी नहीं है। ठीक है, ये अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तीसरी, वह अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा। ठीक है, अपने हिसाब से काम करेगा। ठीक है, इसी प्रक्रिया का निर्धारण करते समय वह दिवाला एवं शोधन असमता संहिता के उपबंध तथा तदित बनाए गए नियमों को ध्यान में रखेगा। ठीक है, जो अपने जो दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 में बताया गया है आपको कि बैंकों के द्वारा ऋण धारकों से लेनदारी करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं आरबीआई के द्वारा, वो दिवाला शोधन अक्षमता संहिता 2016 बनाया गया है। इसमें एक विधिक प्रोसीजर है कि कैसे लेनदारों से पैसे लेने हैं, अगर वो पैसे नहीं देते तो उनको कैसे दंडित किया जाना है, कितने वर्ष की उनको सजा होगी। इन सारी प्रक्रियाओं की व्याख्या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के उपबंधों में करी गई है। ठीक है, अब इसे शक्तियाँ क्या क्या होती हैं? देखिए, शक्तियाँ होती है इसकी किसी व्यक्ति को समन जारी करना। ठीक है, किसी व्यक्ति को समन जारी करना, शपथ पर उसका परीक्षण करना, दस्तावेजों के प्रकटीकरण प्रस्तुतिकरण करने की अपेक्षा करना, शपथ पत्र पर साक्ष्य अभिप्राप्त करना, किसी लोक अभिलेख दस्तावेज का किसी कार्यालय से मंगवाना। ठीक है, लोक अभिलेख मतलब क्या होता है? जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड होता है उस रिकॉर्ड रूम से उस अभिलेख, उस डॉक्यूमेंट को मंगवाना। साक्ष्यों दस्तावेजों
परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना। जो साक्ष्य जो गवाही देने में सक्षम नहीं है उनके लिए कमीशन जारी किया जाता है। एक पक्षीय कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। एक पक्षीय कार्रवाई को अपास्त भी किया जा सकता है, सेट असाइड भी किया जा सकता है। अन्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना जो विहित की गई हो इस अधिकरण के अंदर। अब आदेश क्या क्या दे सकते हैं, ठीक है। अब आदेश कौन कौन से देंगे, देखिए। अपील अधिकार, दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे, ठीक है। ये आदेश देगा। पक्षकारों को ऐसे आदेश की प्रतियां उपलब्ध करवाई जाएगी, जो दोनों पार्टियां होती है उनको आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करवाई जाएगी जो निःशुल्क होगी, ठीक है। वह आदेश में ऐसी किसी त्रुटि को सुधार सकेगा जो अभिलेख पर स्पष्टतया प्रकट होती है। मतलब अगर वो आदेश में कोई त्रुटि प्रकट होती है तो उसको वह सुधार सकेगा, ठीक है। अब बता अपील, अब इस मामले के विरुद्ध अपील कहाँ की जाएगी। अपील अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध ऐसे आदेशों की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 60 दिवस के भीतर उच्चतम न्यायालय में की जा सकेगी, ठीक है। इनकी जो अपील होती है वो सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी, लेकिन विलंब का पर्याप्त कारण होने के लिए 60 दिन की अवधि से भी अधिक दिन के बाद भी अपील ग्रहण की जा सकती है धारा 423 के अंतर्गत, ठीक है। इस प्रकार राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध ऐसे आदेश की तारीख से 45 दिनों के भीतर अपील अधिकरण को की जा सकेगी धारा 421 के अंतर्गत। अपील के ज्ञापन के साथ ऐसे आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी। मतलब जो उनको आदेश मिला ना उस आदेश की प्रतिलिपि उस अपील के साथ संलग्न करनी होगी जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है। साथ ही जो निर्धारित शुल्क होगा वो शुल्क भी देय होगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।